चलिए आज हम पढ़ते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में किस प्रकार से लड़का या लड़की उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लिंग निर्धारण है क्या। लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्विलिंगी जंतुओं में यह निर्धारित होता है कि यह नर होगा या मादा। उसे हम क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि वह नर होगा कि मादा। उसे हम क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण जानने के लिए हमें थोड़ा डिटेल जानना होगा। जैसे कि हमने लिया मनुष्य को, वैसे तो हम किसी भी जंतु को ले सकते हैं जो द्विलिंगी है, एक लिंगी के अलावा द्विलिंगी जंतुओं को। जैसे कि हमने लिया मनुष्य को, हमने यहाँ पर हेडिंग डाला है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में टोटल गुणसूत्र होते हैं 46। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर हम जोड़े में देखें गुणसूत्रों को तो ये हो जाते हैं 23 जोड़े। कितने जोड़े हो जाते हैं? 23 जोड़े हो जाते हैं। टोटल संख्या में 46 गुणसूत्र, अगर जोड़े में देखते हैं तो 23 जोड़े होते हैं, क्योंकि ये गुणसूत्र जो होते हैं जोड़े में होते हैं हमेशा। इनको संख्या में 46 कहते हैं लेकिन जोड़े में 23 जोड़े होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारी कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जोड़े में 23। लेकिन जनन कोशिकाओं में भी इतने ही होते हैं। जनन कोशिकाओं में भी इतने होते हैं, लेकिन जनन कोशिकाओं में एक क्रिया होती है म्यूसिस डिवीजन, जिसके द्वारा शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण होता है। अगर नर है तो शुक्राणु बनेंगे, मादा है तो अंडाणु बनेंगे। अब हम इनमें डिटेल देखते हैं कि जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। तो 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम्स, अर्थात दोनों गुणसूत्र समान होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चप्पल या जूता पहनते हैं तो देखते हैं कि हम अगर 6 नंबर पहनते हैं 6 नंबर ही पहनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक 6 नंबर है एक 8 नंबर है। जैसे कि हमने दोनों समान प्रकार के, ये दोनों समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कौन? 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं समान प्रकार के होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। समजात गुणसूत्र, हिंदी में क्या कहेंगे? समजात गुणसूत्र, इन्हें कहते हैं समजात गुणसूत्र कहते हैं। 22 जोड़े तक, यानी कि 44 गुणसूत्र कैसे होते हैं? हमारे समजात होते। अब बचा हमारा एक जोड़ा, यानी कि 23वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है इसे हम कहते हैं विषमजात या हेट्रोसोम्स। क्या कहते हैं? विषमजात या हेट्रोसोम्स। ये 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है, 23वीं जोड़े का जो गुणसूत्र इसे क्या कहते हैं? विषमजात। इसे हम कहेंगे विषमजात। इसे विषमजात क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके दोनों गुणसूत्र, जोड़े में है गुणसूत्र, दोनों गुणसूत्र समान नहीं होते। अगर हम मादा में देखते हैं, किसमें? मादा में, मादा के दोनों गुणसूत्र समान प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? समान प्रकार के होते हैं। और मादा के दोनों गुणसूत्रों को एक्स अक्षर द्वारा प्रदर्शित है, एक्स एक्स, दोनों समान प्रकार के हैं, समजात हैं। तो वैसे तो हम मादा के सभी गुणसूत्रों को समजात कह सकते हैं, लेकिन नर में अगर आ जाए हम, इसमें नर में देखते हैं एक इसके 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र इसके समान होता है। जो इसके समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्स गुणसूत्र, एक्स अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो इसके समान नहीं होता है और इसकी अपेक्षा छोटा होता है उसे वाई अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए नर में ये दोनों गुणसूत्र क्या है? अलग अलग है, जबकि मादा में क्या है? एक समान है। अब इसी के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। अगर हम नर के गुणसूत्र लें, टोटल देखते हैं, नर में टोटल गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी कि मेल टोटल हो जाएंगे 44 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएंगे 44। ये हो गए ऑटोसोम्स, यानी कि समजात गुणसूत्र, और ये हो गया हेट्रोसोम।
अगर मादा में आते हैं, किसमें, मादा में, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स। ये दोनों गुणसूत्र क्या है, ये समान है, ये वाले, ये दोनों गुणसूत्र क्या है, समान। अब इनसे इससे बनेंगे शुक्राणु, यानी कि नर में क्या बनते हैं, शुक्राणु, और मादा में अंडाणु। अब आगे देखते हैं हम, नर में जब क्रिया होगी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन, नर में कौन सी क्रिया हुई, शुक्राणु जनन, और कहां पर होती है, वृषण में, वृषण टेस्टिस, वहां पर क्रिया होती है शुक्राणु जनन की। जो वहां की कोशिकाएं होती हैं, शुक्र जनन कोशिकाएं जो होती हैं, उसमें जब शुक्र जनन की क्रियाएं होती हैं तो उससे शुक्राणु का निर्माण होता है। ये 44 हमारे जो गुणसूत्र थे, कितने थे, 44 और प्लस एक्स वाई। इसमें जैसे ही शुक्राणु जनन की क्रिया होगी, शुक्राणु जनन की क्रिया होगी, कौन सी, शुक्राणु जनन, ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस क्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री, यानी कि म्योसिस डिवीजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता होती है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाना। क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होना। अब देखिए यहाँ पर 44 है और यहाँ पर एक्स वाई, यानी टोटल मिला के 46 हो रहे हैं। तो यहाँ से हम ले लेंगे 22 गुणसूत्र प्लस इसमें से एक गुणसूत्र आएगा, या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। अगर यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22 प्लस एक्स वाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22 प्लस वाई, यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पर वाई हो गया, ठीक। ये हो गया एक्स वाला शुक्राणु और ये हो गया वाई वाला शुक्राणु। ये एक्स वाला शुक्राणु हो गया और ये हो गया वाई वाला शुक्राणु, दोनों शुक्राणु बन गए। इसी प्रकार अगर हम मादा में देखें, किसमें देखें, मादा में, तो मादा में क्या है, इसमें भी ऊजेनेसिस क्रिया होगी, अर्थात अंडाणु जनन। कौन सी क्रिया होगी, अंडाणु जनन क्रिया होगी। और इसमें दोनों अंडाणु, जो भी अंडाणु बनेंगे, सभी अंडाणु कैसे होंगे, एक्स वाले होंगे। कैसे होंगे, एक्स वाले, यानी कि एक समान अंडाणु होंगे। इसमें सभी अंडाणु समान प्रकार के होंगे। अब जब हम इनमें निषेचन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, निषेचन। अब हम करा रहे हैं इन पे निषेचन। ये हो गए शुक्राणु और ये हो गए अंडाणु। अब देखिए इसका लिया हमने और इससे करवा दिया, ठीक। तो एक्स वाला शुक्राणु भी है, एक्स वाला क्या है, अंडाणु। अब यहाँ पर 44 प्लस एक्स एक्स बना। अब ये पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण था, पूरे गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हो गए यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमारे आधे गुणसूत्र हो रहे थे, यानी कि ये अगुणित थे। ये कैसे थे, अगुणित, यानी कि जोड़े में नहीं थे। ये सभी कैसे थे, अगुणित। लेकिन ये कैसा हो गया, गुणित हो चुका है। अब ये गुणित हो चुका है, पूरे लक्षण को प्रकट करेगा। जो भी लक्षण है वो लक्षण को प्रकट करेगा। अब देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इस गुणित को, इसको हम कहेंगे लड़की। क्या कहेंगे, लड़की। इसमें जो एक्स एक्स है, अगर यहाँ पर वाई आ जाता, जैसे हम इसको ले लेते हैं, इस वाले को ले लीजिए और इसी से करा दीजिए, इसी अंडाणु से। देखिए हमने शुक्राणु को बदल दिया, यहाँ पर अंडाणु वही है, अंडाणु वही है, शुक्राणु को बदल दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई हो गया। 44 प्लस एक्स वाई हो चुका है। देखिए अंडाणु वही लिया, अंडाणु यहाँ पर ही वही था और यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर शुक्राणु क्या है, दूसरा है। शुक्राणु क्या हो गया, दूसरा हो। अब ये लड़का हो गया, यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, लड़का उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ का ये वाला गुणसूत्र, ये वाई वाला गुण दूसरा हो चुका, जो लिंग का निर्धारण कर रहा है। अब चाहे हम जिसको जिसमें करते जाइए, अब इसी को हम पुनः लेकर इससे भी करा दे, ये एक्स एक्स वाला हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स, तो ये क्या रहेगा, लड़की रहेगी।
और अगर इसी को लेकर हमने इस वाले को लेकर इससे करा दिया तो ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि जितने लड़के होते उतने ही लड़कियां होती हैं, लेकिन फिर भी हम समाज में देख रहे हैं कि लड़कों का प्रतिशत अधिक रहता है जबकि लड़कियों का प्रतिशत कम होता। ऐसा क्यों होता? जबकि मेंडल के नियमों के अनुसार दोनों का अनुपात क्या है, समान है। दोनों का अनुपात क्या है, लड़कों का अनुपात और लड़कियों का अनुपात दोनों क्या है, समान है। लेकिन फिर भी हम समाज में देख रहे हैं कि लड़कों की संख्या ज्यादा होती है और लड़कियों की संख्या कम होती है। आपको बता दें कि अगर 100 लड़कियां उत्पन्न होती हैं, अगर 100 लड़कियां होती हैं तो लड़कों की संख्या 103 से लेकर 106 होती है। ऐसा क्यों होता है? इसमें अगर हम विचार करें, इसमें अगर हमने विचार किया और देखा कि ऐसा इसलिए होता है, अगर अनुपात के अनुसार देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर हम गहराई से देखते हैं उसको और ज्यादा गहराई से, तो जो ये वाई गुण सूत्र था, कौन सा, ये वाई गुण सूत्र, ये वाला, ये एक्स गुण सूत्र की अपेक्षा छोटा होता है। क्या होता है? एक्स गुण सूत्र की अपेक्षा छोटा होता। तो ये शीघ्रता के साथ अंडाणु से निषेचित हो जाता है। किसकी अपेक्षा? एक्स की अपेक्षा शीघ्रता से पहुंचता है और जल्दी निषेचन कर लेता है। बाकी का कार्य आप जानते हैं कि जैसे कोई भी शुक्राणु या अंडाणु निषेचित हो जाता है, शेष शुक्राणु को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। ये तो हो गया लिंग का निर्धारण। ये क्या हो गया? लिंग का निर्धारण हो गया। इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ इसी में कुछ भ्रांतियां हैं ट्रांस की, यानी कि जुड़वा बच्चों की। अगर हम जुड़वा बच्चों में देखते हैं कि लिंग का निर्धारण तो हो चुका कि इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता। टोटल हमारे जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन जैसे ही मेयोसिस डिवीजन होता है, यानी कि शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन की क्रिया होती है, शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन की जो क्रिया होती है, नर में शुक्राणु जनन और मादा में अंडाणु जनन, तो उस क्रिया के दौरान जो युग्मकों का निर्माण होता है वो अगुणित होते हैं और युग्मकों के संयुग्मन से, युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के पश्चात क्या बनते हैं, गुणित, जाइगोट और भ्रूण से चाइल्ड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से लिंग का निर्धारण हो जाता है। लेकिन अब हम आगे थोड़ा सा जानते हैं ट्रांस के बारे में, ट्रांस के बारे यानी कि जुड़वा बच्चों के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मादा में अंडाणुओं की संख्या, यानी कि अंडाणु क्या कह सकते हैं, ओवरी, इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। ओवरी 2 होती हैं, मादा में ओवरी होती हैं 2, और दोनों ओवरी समयानुसार अल्टरनेट क्रम में अंडाणुओं का सिक्रेशन करती हैं, स्रावण करती हैं। यानी कि एक अंडाणु से सिर्फ ओनली एक अंडाशय से ओनली एक ही अंडाणु का सिक्रेशन होता है। जुड़वा बच्चे अब देखते हैं। हमने बताया कि मादा में क्या होते हैं, 2 अंडाशय होंगे, 2 अंडाशय हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 अंडाशय है, संरचना का रंग साधारण तौर से देखे बनाकर वो इस प्रकार की रहेगी। ठीक है, यहां पर एक अंडाशय जुड़ जाएगा और एक अंडाशय यहां पर हो जाएगा। अगर ये वाला अंडाशय अंडाणु का सिक्रेशन करता है तो ये वाला क्या रहेगा, बंद रहेगा, सिक्रेशन नहीं करेगा। एक बार में सिर्फ एक ही अंडाणु का सिक्रेशन होता है और यहाँ पर सिर्फ एक ही इसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। एक प्रश्न और याद रखिए हमेशा, कई बार लोग कह देते हैं क्या निषेचन क्रिया गर्भाशय में होती है, तो निषेचन क्रिया गर्भाशय में कभी नहीं होती है। कहाँ पर होती है? तो फिर ये जो हमने नलिका बनाई इसे कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। तो जो अंडवाहिनी है ये क्या है? अंडवाहिनी। ये भी अंडवाहिनी है और ये भी अंडवाहिनी। इसे हम गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं?
गर्भाशय। ये जो गर्भाशय है, जब यहां से शुक्राणु जाएंगे, शुक्राणु की संख्या एक नहीं होती है, करोड़ों में होती है। एक साथ शुक्राणु जब जाते हैं तो आधे 50% शुक्राणु इधर को जाएंगे और 50% शुक्राणु इधर को जाएंगे, यानी कि 50% बचे। और 50% में जो शुक्राणु तीव्रता के साथ यानी कि अधिक ऊर्जा को लेकर सबसे पहले अंडाणु से मिलेगा, वही यहां पर निषेचित होता है। वही शुक्राणु अंडाणु से क्या होता है, निषेचित होता है। या निषेचन क्रिया कहां पे होती है, अंडवाहिनी में होती है। कहां पर होती है, अंडवाहिनी में। चलिए ये तो ठीक है, एक बार में सिर्फ एक ही अंडाशय का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। चलिए दो है, एक का होना एक रनज होगा, ठीक। अब देखिए आगे हम देखते हैं थोड़ा सा कि ट्रैंक्स के बारे में जानते हैं। जब यहां पर एक अंडाणु से एक शुक्राणु का निषेचन हो जाएगा तो क्या बनेगा, एक ही भ्रूण का निर्माण होता है। तो ट्रैंक्स शब्द का जो आया है तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग कि आखिर दो बच्चे फिर कैसे हो गए। जब एक बार में ओनली एक ही अंडाणु का सिक्रेशन होता है तो दो बच्चे कैसे हो गए। इसके लिए तीन प्रकार के होते हैं ट्रैंक्स। सबसे पहला प्रकार ट्रैंक्स एक होता है भ्रातृय जुड़वा बच्चे। भ्रातृय यानी कि इसे हम कहते हैं फ्रेटर्नल ट्वैंक्स। इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों अंडाशयों के द्वारा एक एक अंडाणु का सिक्रेशन हो जाता है, एक इससे और एक इससे। अभी हमने बताया कि सिर्फ एक ही होता है। अब आपको प्रश्न ये आने लगेगा कि दो फिर क्यों हो गए। दो इसलिए हो गए, आपको बता दें, इनका जो समय होता है 28 से 30 दिन का होता है। 28 से 30 दिन पश्चात इनका सिक्रेशन होता है। लेकिन हमारा हमने समय क्या दिया, 28 से 30 दिन। सपोज कीजिए इसका सिक्रेशन का समय है 28 दिन और इसका है 30 दिन। ये 28 दिन बाद सीक्रेट होता है और ये 30 दिन बाद सीक्रेट होता है। जैसे कि आप लोगों ने 9th हाई स्कूल में या सपोज कीजिए 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि एक गाड़ी सुबह 8 बजे चलती है, उसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और एक गाड़ी चलती है 9 बजे चलती है, उसकी स्पीड जो होती है क्या होती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि दोनों गाड़ियां एक साथ क्या हो जाती है, मिल जाती हैं एक ही स्थान। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक की स्पीड ज्यादा और एक की स्पीड कम है। उसी प्रकार से इनका भी हमने समय बताया, इसका था 28 दिन और इसका था 30 दिन। एक समय ऐसा होता है जिसमें दोनों अंडाशय यानी कि दोनों ओवरियों के द्वारा अंडाणु का सिक्रेशन हो जाता है। अगर उस समय मैथुन क्रिया होती है तो दो अंडाणुओं में दो शुक्राणुओं का निषेचन होगा, जिससे जो भ्रूण बनेंगे दो भ्रूणों का निर्माण होगा। इस प्रकार से जो संतान बनेगी, ये दो भ्रूण संतान जो बनेंगी दो भ्रूणों से, तो दोनों संतानें अलग अलग लिंग की भी हो सकती हैं, एक ही लिंग की हो सकती हैं, लेकिन आकारकी में या वाय संरचना में उसी प्रकार का अंतर होगा जैसे कि अन्य भाई बहनों के साथ होता है। ठीक। अब दूसरा आता है, इसमें पहला प्रकार हो गया फ्रेटर्नल, दूसरा होता है आइडेंटिकल, जिसे हम कहते हैं समान यमज या जुड़वा बच्चे, समान जुड़वा बच्चे। उसमें क्या होता, सिर्फ एक ही अंडाशय से, ओनली एक ही अंडाशय से, इसी को ले लिया हमने, मान लीजिए इससे सिक्रेट हुआ अंडाणु, इसमें डिवीजन हुआ, इसमें सबसे पहले निषेचन क्रिया हुई। जैसे निषेचन क्रिया हुई तो भ्रूण का निर्माण हुआ। जैसे सबसे पहले निषेचन ये हो गया स्पर्म और ये हो गया अंडाणु, दोनों मिले जाइगोट बनेगा। जाइगोट के डिवीजन से बनता है भ्रूण, एम्ब्रियो क्या बन गया, भ्रूण बन गया। अब इसमें भ्रूण में क्या होता है, कभी कभी डिवीजन हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता। तो इस प्रकार के डिवीजन से जो भ्रूण बनेंगे दोनों समान प्रकार के होंगे, एक ही लिंग के होंगे, एक ही आकार के होंगे, एक ही प्रकार के आनुवंशिक लक्षण के होंगे। तो इन्हें हम कहेंगे समान भ्रूण या समान यमज कहते हैं। एक और आता है, कभी कभी आपने सुना होगा
कंजॉइंट ट्वाइंस, यानी कि सियामीज जुड़वा, यानी कि जुड़े हुए बच्चे। कैसे? जुड़े हुए बच्चे होते हैं। कभी कभी आपने अखबार में देखा होगा कि जुड़वा बच्चे तो उनका ऑपरेशन के द्वारा अलग अलग किया गया, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता आपको बताएं? वो इसी का ही प्रकार है। किसका? सामान्यवच का ही प्रकार है। जिस समय इस भ्रूण का डिवीजन हुआ था वो डिवीजन पूर्णतया नहीं हो पाया था और वो बच्चे क्या हुए, वो भ्रूण कहीं ना कहीं पर जुड़े रह जाते हैं, कहीं ना कहीं पर जुड़े रह जाते हैं। जिस प्रकार से या हम कह सकते हैं जैसे कि हाथ से जुड़ जाए या पैर से जुड़े हो या ये पीठ से जुड़ जाए या किसी का कोई अंग विकसित हो किसी का कोई अंग न विकसित हो, क्योंकि भ्रूण का पूर्णतः डिवीजन नहीं हुआ। इस प्रकार के जो बच्चे बहुत ही कम देखे जाते हैं, क्योंकि अगर भ्रूण का डिवीजन होता है तो पूर्णतः हो जाता। कभी कभी कोई कंडीशन होती है जिसके कारण भ्रूण का डिवीजन नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों बच्चे जुड़े हुए उत्पन्न होते हैं। ये सामान्यवच का ही एक प्रकार होता है। ये तो हमने पढ़ लिया अभी तक। आपको जुड़वा बच्चे के बारे में बता दिया, हमने आपको लिंग निर्धारण के बारे में बता दिया। अब आपको बताते हैं लिंग संलग्न गुण के बारे में। देखिए, हमारे शरीर के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो समान रूप से वंशागत होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि लिंग के साथ प्रभावित होते हैं। यानी कि लिंग अगर नर है तो नर में होगा, मादा में नहीं होता। तो ऐसे हम कुछ गुणों के बारे में जानते हैं जिसे हम कहते हैं लिंग संलग्न गुण। तो लिंग संलग्न गुण है क्या? यानी कि जो लिंग गुण सूत्रों के साथ वंशागत हो। कौन हो? दैहिक लक्षण, जो शारीरिक लक्षण, हमारे जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो शारीरिक लक्षण अगर लिंग गुण सूत्रों के साथ वंशागत होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लिंग संलग्न गुण कहते हैं, ये लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए एक्स के द्वारा भी होता है, वाई के द्वारा होता है। एक्स संलग्न लक्षण, एक्स संलग्न लक्षण के बारे में जानते हैं। एक्स संलग्न लक्षण देखिए, इसके अंतर्गत इसमें क्या होता है, एक्स गुण सूत्र के साथ दैहिक लक्षणों का वंशागत होना एक्स संलग्न लक्षण कहलाता है। जैसे कि हीमोफीलिया, वर्णांधता। कौन कौन गुण बताए हमने? हीमोफीलिया और वर्णांध, ये दोनों रोग हैं। ये दोनों क्या है? रोग है। वर्णांधता क्या होता है? वर्णांधता ये आपको रंग के आधार का गुण है। एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। जिसको यह लक्षण प्रदर्शित होगा उसमें लाल और हरे रंग में भेद उत्पन्न नहीं कर पाता है। और एक होता है हीमोफीलिया, ये रुधिर संबंधी बीमारी है जिसके द्वारा रुधिर में थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता? थक्का नहीं बनता। अगर कोई चोट लग जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, अब हम आते वाई संलग्न गुण। वाई संलग्न गुण में एक वोलेंट्रिक जीन होता है जिसके द्वारा ये लक्षण प्रदर्शित होता है और इस लक्षण को हम कहते हैं हाइपरट्राइसिस। तो ये रोग क्या होता है? ये ज्यादातर पुरुषों में होता है। किसमें होता है? वाई संलग्न वाला गुण जो होता है पुरुषों में होता है। यानी कि एक प्रकार का एक गंजापन का रोग है। पुरुषों में रोग होता है वाई संलग्न। ये किसमें होगा? ये पुरुषों में होता है। लेकिन ये महिलाओं में और पुरुषों दोनों में होता है। ये ओनली किसमें होगा? पुरुषों में होता है। आपने देखा होगा समाज में कहीं पर भी आपने ये देखा होगा कोई भी महिला ऐसी नहीं देखी होगी जिसके सिर में बाल ना हो, लेकिन पुरुषों में आपने बहुत से देखा होगा। तो ये किसके कारण? वोलेंट्रिक जीन के कारण होता है। कुछ तो हो सकता है थायराइड ग्रंथि के कारण और कुछ हो सकता है रेडिएशन के कारण कि गंजापन आ जाए। लेकिन अगर आनुवांशिक गंजापन है तो किसके कारण है? वाई संलग्न लक्षण के कारण होता है। एक होता एक्स वाई दोनों में, यानी कि दोनों में ये जीन होते हैं। एक्स में भी होता है और वाई में भी होता है। इसके द्वारा होने वाला जो रोग है वो होता है पूर्ण वर्णांधता। क्या होता है? पूर्ण वर्णांध, यानी कि पूर्णतः अंधापन रोग होता है इसमें। ठीक, तो ये तो हो गया आपके क्या हमने संलग्न लक्षण के बारे में बता दिया। अब हम थोड़ा सा और बताते हैं लिंग प्रभावित लक्षण। क्या होता है?
लिंग प्रभावित लक्षण, यानी कि जो लिंग के साथ क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अभी तक हमने बताया लिंग संलग्न, अब हम जान रहे हैं लिंग प्रभावित लक्षण, यानी कि जो लिंग के साथ प्रभावित होते हैं। देखिए आपने देखा है समाज में क्या, आपने पर्यावरण में देखा है कि गाय भैंस बकरी, मनुष्य को ही देख लीजिए कि पुरुष में देखा जाए तो दाढ़ी मूछें होती हैं, जबकि महिलाओं में दाढ़ी मूछें नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जीन होते दोनों में, यानी कि मेल में भी होंगे और फीमेल में भी होंगे। इसमें होंगे, मेल में भी है और फीमेल में। लेकिन अगर वाई गुणसूत्र है, अगर वाई गुणसूत्र है तो जीन प्रभावित होंगे, अगर वाई गुणसूत्र नहीं है तो जीन प्रभावित नहीं होगा। कुछ ये कह सकते हैं। अगर एक्स वाला है, देखिए हमने एक्स ले लिया, जैसे कि गाय भैंस दूध देती हैं और उनके नर दूध नहीं देते। क्यों नहीं देते? जबकि दुग्ध ग्रंथियां दोनों में ही उपस्थित है। विकसित किसमें हो रहे हैं? जिसमें ये एक्स गुणसूत्र दोनों में विद्यमान है। क्या है? एक्स गुणसूत्र दोनों में विद्यमान है, उसमें ये प्रभावित हो रहा है, और जिसमें नहीं है तो उसमें प्रभावित नहीं हो रहा है। ठीक, इसी वजह से X के कारण या Y के कारण जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग प्रभावित लक्षण कहते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्रों के साथ जो प्रभावित होते हैं उसे लिंग प्रभावित लक्षण कहते हैं। एक होता है लिंग सीमित लक्षण, एक क्या होता है? लिंग सीमित लक्षण, यानी कि जो लिंग में ही सीमित रहता है। जैसे कि Y गुणसूत्र के कारण पुरुषों में एक रोग हो जाता है, कानों के बड़े बड़े बालों का होना, तो ये वाई गुणसूत्र के कारण होता है। किसके कारण होता? वाई गुणसूत्र के कारण होता है। चलिए अभी तक हमने बता दिया इतना। कभी आपने ये भी सोचा होगा, क्या जिस प्रकार से पुरुषों में या कह सकते हैं मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है, उसी प्रकार से क्या पक्षियों में भी लिंग का निर्धारण होता है? तो नहीं होता है। पक्षियों में अलग प्रकार से होता है, जबकि पुरुषों में अलग प्रकार, यानी कि मनुष्य में अलग प्रकार से होता है। पहले थोड़ा सा एक प्रश्न आ रहा है हमारे मन में कि बहुत से भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं कि अगर किसी के घर में, किसी दंपत्ति में बार बार लड़की होती है तो वो दूसरी शादी कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसका जिम्मेदार अगर देखा जाए तो पुरुष ही होता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं 44 प्लस XY होता है, और जबकि मादाओं में क्या होता है? XX होती है। क्या होते हैं? XX होते हैं। तो यहां पर अगर हम नर को देखें और मादा को देखें, दोनों को देखते हैं, किसमें? मनुष्य में। किसमें देख रहे हैं? मनुष्य में देख रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं। ये भी देखा और ये भी देखा। तो यहां पर गुणसूत्र का संरचना देखी, चाहे इसका हमने संख्या पे देखें, और इनका जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है, किसका? नर का जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है वो क्या? XY, जबकि मादा का क्या है? XX है। दोनों समान है। असमान किसके हैं? नर में है। नर में है तो नर में जो शुक्राणु बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं, बैस प्लस एक्स और बैस प्लस वाई। क्या बन गया? वाई। तो ये शुक्राणु दो प्रकार के बने, जबकि अंडाणु सिर्फ एक ही प्रकार के बनते हैं। बैस प्लस एक्स प्रकार के ही अंडाणु का निर्माण होता है। तो अगर ये एक्स वाला शुक्राणु इसके साथ अंडाणु के साथ मिलता है तो लड़की, अगर ये मिलता है कौन सा? वाई वाला, तो लड़का। तो इसमें जिम्मेदार कौन हुआ? नर हुआ, ना कि मादा। तो जो भ्रांति फैली हुई है जिसके पास, तो ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए समाज में
इसके लिए जो जिम्मेदार है मानव में, तो मानव में मेन जिम्मेदार होता है पुरुष होता है, ना कि मादा होती है। चलिए हम पक्षियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा ही बताना है उसमें पक्षियों के बारे में। देखिए पक्षी में जस्ट उल्टा होता है, पक्षियों में अगर हम देखें तो जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक, क्या होता है, जस्ट उल्टा होता। पक्षियों में नर में देखा जाए तो नर में जो गुणसूत्र होते हैं वो दोनों समान प्रकार के होते हैं, जेड जेड, जबकि मादा में देखा जाए तो जेड डब्ल्यू होता है। तो यहां पर ये गुणसूत्र इसके क्या है, नर के समान, मादा के क्या है, दोनों अलग अलग है। तो जब ये दोनों समान हैं तो लिंग का निर्धारण कौन करेगा, ये वाला। कौन करेगा, ये वाला करते हैं, कौन, मादा करेगा। ठीक, तो पक्षियों में जस्ट उल्टा हो जाता है, मानव से जस्ट उल्टा किसमें होता है, पक्षियों में होता है। चलिए थोड़ा सा हम और आगे जानते हैं। अभी हमने दो बीमारियां बताई थी, वर्णांधता और हीमोफीलिया। चलिए इसको देखते हैं, क्योंकि इसके प्रश्न कई बार आए हैं और बच्चे अधिकांशतः कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी वंशागति के आधार पर। तो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक दो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल लिया, अगर वर्णांधता से ग्रसित स्त्री, वर्णांधता से ग्रसित स्त्री को लिया हमने। ठीक, किससे ग्रसित है, वर्णांधता से ग्रसित अगर स्त्री है और सामान्य पुरुष, पुरुष कैसा है, सामान्य पुरुष है, और दोनों की क्या करा दिया, शादी करा दी। जब दोनों की शादियां करा दी जाए तो इनसे होने वाले बच्चे किस प्रकार के होंगे, ऐसे प्रश्न कई बार आए हैं। अब देखिए वर्णांधता वाली स्त्री होगी तो उसका जो गुणसूत्र होगा इस प्रकार से होगा, एक्स एक्स तो रहेगा ही रहेगा, इसका भी ऐसा ही होगा, 44 प्लस एक्स वाई। पुरुष समान है तो गुणसूत्र उसके कैसे होंगे, इस प्रकार से होंगे। लेकिन महिला कैसी है, वर्णांध है, तो इसके दोनों एक्स गुणसूत्रों में हमने वर्णांधता का जीन स्थापित कर दिए। जो हमने जीरो इनकी खोपड़ी में बैठा दिया है ना, ये दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएंगे, वर्णांधता के हमने जीन इसमें दिखा दिया। ठीक, अब देखिए इससे युग्मक बनेंगे नर से, 44 प्लस एक्स वाई, ये हो गया आपका नर हो गया। ठीक, तो इससे दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न हुए, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये बिल्कुल समान है। जबकि अगर हम किसको ले ले, फीमेल को ले ले आप। ठीक, तो इसमें हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, और ये दोनों जीन हमने स्पष्ट दिखा दिए। ठीक, इससे जो अंडाणु बनेंगे, ये देखिए ये कैसी है महिला, वर्णांधता से ग्रसित महिला है, तो ये हो जाएगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, दोनों अंडाणु क्या रहेंगे, समान प्रकार के रहेंगे। अब देखिए यहां पर अगर ये इसके साथ मिलता है तब ये हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, और इसके एक गुण एक्स गुणसूत्र में कौन सा जीन है, वर्णांधता का जीन है। तो ये जो पुत्री उत्पन्न हुई, कैसी पुत्री हुई, वर्णांध नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि वर्णांधता का रोग एक्स गुणसूत्र पर यानी कि मादा में तभी प्रकट होता है जब ये समयुग्मजी होता है, यानी कि दोनों समान होता है। लेकिन पुरुषों में विषम युग्मजी कंडीशन में प्रकट होता है, क्योंकि पुरुष में तो एक ही एक्स गुणसूत्र और एक ही एक्स गुणसूत्र में भी अगर ये जीन चला जाता है तो भी वर्णांधता रोग हो जाता है। तब इस प्रकार की लड़कियों को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की लड़की में ये रोग तो उत्पन्न नहीं होता लेकिन ये जीन उपस्थित होता है, और ऐसी लड़कियों को हम क्या कहते हैं, वाहक लड़की, यानी कि कैरियर, यानी कि इस जीन को ले जाने वाली लड़की है, ये अगली पीढ़ी में जीन को ले जाएगी। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें, इसमें देखते हैं तो देखिए कि 44 प्लस एक्स वाई, इसमें एक्स में गुण आ चुका है,
अभी हमने कहा समयुग्मजी कंडीशन में प्रकट होता है, विषमयुग्मजी कंडीशन में प्रकट नहीं होता। तो समयुग्मजी में किसमें प्रकट होता है? लड़कियों में। अब विषमयुग्मजी में लड़कों में प्रकट होता है। तो ये लड़का कैसा होगा? वर्णांधता। ये लड़का वर्णांधता से ग्रसित होगा। तो इससे उत्पन्न होने वाले जितने भी लड़के होंगे सभी वर्णांधता से ग्रसित होंगे, लेकिन जितनी भी लड़कियां होंगी सभी लड़कियां वाहक लड़की होगी, उन्हें रोग उत्पन्न नहीं होगा। अब इसके हम जितने भी एग्जाम्पल दे दे, जैसे हमने कह दिया कि सामान्य स्त्री हो, क्या हो? सामान्य स्त्री हमने ले लिया, सामान्य स्त्री ले लिया। अब पुरुष को दिखा दिया हमने वर्णांधता, वर्णांध पुरुष। क्या दिखा दिया? वर्णांध पुरुष। तो जब स्त्री समान हो जाएगी तो इसके दोनों गुणसूत्र क्या होंगे? समान प्रकार के, समान रहेंगे जैसे होते हैं। अब यहां पर हमने ये दिखाया, देखिए, तो यहाँ पे जीन कौन सा आ गया? एक्स में आ गया ये जीन। तो यहाँ पर ये शुक्राणु कैसा हो जाए? वर्णांधता जीन वाला। ठीक, तो इसका जो एक्स जाएगा तो लड़की तो वाहक होगी, एक लड़की वाहक होगी, ठीक है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाले सभी लड़के कैसे रहेंगे? समान प्रकार के रहेंगे। अगर पुरुष वर्णांधता से ग्रसित है तो सभी लड़के सामान्य प्रकार के होंगे, लेकिन सभी लड़कियां कैसी होंगी? वाहक होगी। ठीक, और आगे आप अदर एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। थैंक यू।